प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम मार्च में होना है और इसके लिए बाज़ार में विभिन्न तरह के गेस्ट पेपर निकल चुके हैं। तो सभी गेस्ट पेपरों में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं मॉडल सेट के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का मैंने मॉडल क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देर ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा साइट का भी नाम है DRGP82, जिसको आप क्रोम ब्राउज़र या गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के 5 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो यहाँ पर जो मुद्रा है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो हम लोग सभी जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ तीनों है तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो ये मार्शल का कथन है। निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा से नहीं है। तो आपका JB से जो है वो कल्याणवादी विचारधारा से नहीं है, ये परंपरावादी विचारधारा के हैं। अगला है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो उपयोगिता का क्रमवाचक जो है हिग्स एवं एलेन ने प्रस्तुत किया था। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो हम लोग इसको ग्राफ से देख लेंगे। ये है आपका कुल उपयोगिता और यहाँ ये अधिकतम है। अब यहाँ से इसे सीमांत उपयोगिता जाएगा और यहाँ पर अक्ष को काटते हुए नीचे की ओर आएगा। यहाँ अक्ष पर काटेगा तो जहाँ अक्ष पर काट रहा है वहाँ पर कुल उपयोगिता आपका अधिकतम हो रहा है। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जा रहा है, अक्ष पर जब वहाँ काट रहा है वहाँ शून्य हो जा रहा है। तो इसका आपका शून्य हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कीमत या बजट रेखा इस तरह का होता है और ये ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है -px/py ये होता है ढाल। अगला है, मांग में संकुचन तब होता है जब। तो कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। अगला है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। तो ये फ्लक्स ने किया था। मार्शल जो है कुल व्यय विधि का प्रयोग किया था, फ्लक्स आपका अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो यहाँ प्रतिशत में है तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, मांग मात्रा में, मात्रा कितना है तो 60, वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन, यदि वस्तु का मूल्य 40%। तो यहाँ मांग मात्रा है 60 और ये है नीचे मूल्य 40। अब इसको काट देंगे तो मेरा कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसको भागा लगाएंगे तो -1.5 आ जाएगा। यहाँ माइनस लगेगा तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये है पैमाने के प्रतिफल का नियम से। और जो ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है और ये पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। अगला है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो वो हमेशा द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। जैसे हम लोग किस तरह अवस्था को बांटते हैं, यहाँ से यहाँ प्रथम अवस्था, फिर यहाँ ये दूसरा अवस्था और ये तीसरा अवस्था। तो जो उत्पादक होगा वो यहाँ पर उत्पादन करना चाहेगा, मतलब दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। 14 है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो ये किया जाता है उपयुक्त सभी, मतलब समान लाभ को भी, व्यक्त लागत को भी, अव्यक्त लागत को भी। फिर है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। तो वो है कुल परिवर्तनशील लाभ भागा उत्पादन।
फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती हो। मतलब ये इस तरह है, यहाँ पर ये है ए आर का रेखा और एम आर का भी रेखा और ये है आपका एम सी का रेखा। तो यहाँ दोनों बराबर भी हो और नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, जब दोनों शर्त पूरा होगा तो वहाँ पर फर्म का संतुलन होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है एम आर बराबर एम सी और दूसरा है एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, दोनों है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो हम लोग देख रहे हैं ये पूर्ति का रेखा है, ये मूल्य है और इधर पूर्ति की मात्रा है, तो यहाँ हो जाएगा पूर्ति का विस्तार को बताता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति की लोच क्या है जब पूर्ति की लोच बराबर 0? तो ये हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। अगला है निम्न में कौन सही संबंध है? तो ये आपका सीमांत आगम बराबर औसत आगम, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा E-1/E, या इसी को सांकेतिक भाषा में यहाँ लिखा हुआ एम आर बराबर ए आर और ब्रैकेट में E-1/E। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है। अगला है निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, इनमें से सभी। तो विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध हो जाएगा। अगला है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार में। किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व पर विचार प्रस्तुत किया था? तो मार्शल ने। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो अति अल्पकालीन मूल्य से। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो घिसावट। घिसावट वह किस में सम्मिलित रहता है? तो जीएनपी एमपी में, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। फिर है द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो विनिर्माण। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? हस्तांतरण, भुगतान, शेयर तथा बॉन्ड बिक्री से प्राप्ति, काले धन से प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? ये मार्शल का कथन है। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने। साख गुणक क्या है? तो 1 नगद कोष अनुपात। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों है। नोट निर्गमन नहीं है, तो पहला और दूसरा है। नोट निर्गमन का काम है केंद्रीय बैंक का, और यहाँ व्यावसायिक बैंक का कार्य पूछा है तो वो ग्राहकों की जमा स्वीकार करना है और ग्राहकों को ऋण देना। ये पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। फिर है निम्न में किसका संबंध बैंकिंग सुधार से? तो नरसिंहम समिति का सुधार बैंकिंग क्षेत्र से है। किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो पहला और दूसरा दोनों है, मतलब पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक के का क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ गुणक का फॉर्मूला लिखेंगे 1/1 - MPC, ये गुणक का फॉर्मूला है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ही हम लोग MPC कहते हैं, तो हो जाएगा मेरा 1/1 - 0.5। अब एक में हम लोग 0.5 घटाएं तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। एक में माइनस करेंगे 0.5 को तो कितना बचेगा? 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर यहाँ 0 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 आ जा रहा है, तो ये मेरा चौथा ऑप्शन सही है। फिर है किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन से। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में कौन है? तो डेल्टा C/डेल्टा Y। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा है
सॉरी 40वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो अर्थ प्रणाली का उसकी समग्रता में अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों से नहीं वरन उनके समूहों से होता है। मतलब जहां हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं वो मेरा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यह व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार का विश्लेषण करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत एवं निवेश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, कीमत और मांग में क्या संबंध होता है? तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में घनिष्ठ संबंध है। मांग और कीमत के पारस्परिक संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। गिरती हुई कीमत के साथ मांग की मात्रा बढ़ती है और बढ़ती हुई कीमत के साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। मतलब मूल्य बढ़ता है तो मांग घटता है और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। इसलिए कीमत और मांग के बीच हमेशा विपरीत संबंध होता है। अगला है, उत्पादन फलन क्या है? तो निर्गत आगतों का फल या परिणाम होता है। उत्पादन फलन आगतों तथा निर्गतों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है। दूसरे शब्दों में यह एक दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों के प्रयोग से निर्गत में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। यहाँ आगत का मतलब होता है साधन। साधन का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग निर्गत कहेंगे। तो यहाँ निर्गत मतलब हो गया उत्पादन और आगत मतलब हो गया साधन। तो साधन और उत्पादन के फलनात्मक संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। अगला है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो एकाधिकार एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के ठीक विपरीत की स्थिति होती है। एक बाजार संरचना जिसमें केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकारी का किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? तो जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर हेनरी कीले के अनुसार वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली ही वस्तु विनिमय कहलाती है। छठा है, राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय है जिससे न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता और न ही उसकी देनदारियों में कमी आती है। इस प्रकार का व्यय सरकारी विभागों के समान कार्यों के संपादन, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता आदि में किया जाता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं? तो भुगतान शेष अथवा भुगतान संतुलन किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा व्यापार में उस देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। तो ये थे मेरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाए हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्द ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए अपने DRGP 82 पर। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।